Hello guys, welcome to my YouTube channel Chemical Hub, and today we are going to start a new topic called water treatment. So before we begin, first of all, let us know about the importance of fresh water in our daily lives. Fresh water is important for the sustenance of human life, that is for sanitation purposes we need fresh water. Also we need water to drink to stay alive. The next is for agricultural activities. Fresh water is mainly required for the production of food items, that is in agriculture purpose. The industrial needs of fresh water are for different types of chemical reactions, then nuclear fusion, and also for heat transfer processes. Now let us discuss about the main sources of water. Rainfall is the main source of water in most of the countries. In country like India, the rainfall is mainly for 2 to 3 months during the monsoon season, except for the northwestern region of Himalayan mountain where the snow melts during other part of the year. The largest users of water by industrial use is steel and oil refineries, which is mainly for pulp and paper. The next, water shortage. Let us discuss about the factors that are mainly responsible for water shortage. Why so much of water is there available by precipitation, but still we face water shortage? The main reason is the failure to provide equalization of surface water runoff. इसका मीनिंग ये है कि जब बारिश होती है तब हम प्रॉपरली जो सरफेस वाटर, जब ग्राउंड वाटर जब फुल हो जाता है तो जो सरफेस वाटर पे जो पानी रहता है उसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज और स्टोर नहीं कर सकते, इसकी वजह से पानी की तंगी होती है. द नेक्स्ट इज़ ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रीज. मीन्स जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो फॉर डेली यूटिलाइजेशन. इसकी वजह से वाटर शॉर्टेज मेनली होता है. द नेक्स्ट रीज़न इज़ दैट कि हम लोग ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं और उसका जो रिचार्जिंग रेट होता है बाय नेचर उसकी कंपैरिजन में हम ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द मेन रीज़न वी मे फेस मोर वाटर शॉर्टेज इन फ्यूचर बिकॉज हमारे ग्राउंड वाटर के जो रिसोर्स होंगे वो एग्जॉस्ट हो चुके होंगे. द नेक्स्ट इज़ हम वाटर को इतनी कीमती चीज़ नहीं मानते बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली चीप, बट मे बी इन फ्यूचर जब पानी की कमी होने लगेगी एट दैट टाइम द प्राइसेस ऑफ वाटर में ऑल्सो इंक्रीज. देन द नेक्स्ट इज़ दैट जो हमारा सॉल्टी वाटर होता है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते एंड एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर द सॉल्टी वाटर इज़ यूजलेस बिकॉज जो सॉल्टी वाटर के ट्रीटमेंट में जो चाहिए होते हैं इक्विपमेंट्स दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो दे रिक्वायर corrosion resistant materials, so we are not able to use the salt water to a large extent. Then the next is that there is a lack of industrial coordination and the plant sites are not properly located, they are poorly selected. This is also one of the reasons. And the next is that वाटर कंजर्वेशन स्टैंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन है वाटर की प्योरिफिकेशन और उसको कंज्यूम करने के लिए और उसके जो इक्विपमेंट्स है दे आर नॉट प्रॉपरली डिज़ाइंड, सो इट इज़ वन ऑफ द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज. So now let us discuss about the steps to reduce industrial water intake. तो हम कैसे पानी को कम कर सकते हैं हमारे डेली यूजेस के लिए, आगे हम ये डिस्कस करेंगे. तो देन द स्टेप्स दैट वी कैन टेक अप आर द फर्स्ट वन इज़ दैट वी कैन रीयूज़ द वाटर वेरेवर इट परमिट्स. लाइक हम किचन वाटर को वापस रीयूज़ कर सकते हैं फॉर अदर पर्पस लाइक गार्डनिंग द प्लांट. The next is the cooling water in series operation adiabatically cool and reuse. मीन्स जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें जो कूलिंग वाटर जो हम यूज़ करते हैं उसको हम वापस रीयूज़ कर सकते हैं इन द अदर प्रोसेसेस ऑल्सो. दिस इज़ वन वे टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल वाटर इनटेक. द नेक्स्ट इज़ टू ट्रीट वाटर कंडेंसेट फॉर यूज़. जो हमारी जो स्टीम होती है उसका जो कंडेंसेट बनता है उसको हम वापस रीयूज़ कर सकते हैं इन इंडस्ट्रीज़. द नेक्स्ट इज़ दैट जितना भी वेस्ट वाटर होता है हमें कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका
इंटेक कम हो सके। देन वी कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑन लाइंस, और हमें लीकेज के चांसेस मिनिमम करने चाहिए जिसकी वजह से वाटर वेस्ट ना हो। हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट को क्लीन रखेंगे जिससे कि उसके वो डायरेक्ट एक्सचेंज ना हो सके हॉट और कोल्ड वाटर का। सो इसकी वजह से हमें इंसुलेट भी करनी चाहिए हॉट और कोल्ड वाटर लाइंस को। एंड वी शुड सब्सटीट्यूट एयर फॉर वाटर वेर एवर पॉसिबल, मीन्स हम जहाँ जिस भी जगह पे एयर यूज़ कर सकते हैं हीटिंग के लिए वहाँ पे हम वाटर को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। द नेक्स्ट now next let us discuss the industrial use of water in detail. जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री होती है उसमें मेनली हम वाटर डिफरेंट सोर्सेज से यूज़ करते हैं। लाइक हियर इट इज़ शोन कि हम म्यूनसिपल वाटर यूज़ करते हैं इन केमिकल इंडस्ट्री, एंड देन द म्यूनसिपल वाटर इज़ डीमिनरलाइज्ड। हम डीमिनरलाइज क्यों करते हैं? Because chemical industry contains a lot of equipments that are prone to corrosion. So उस corrosion को reduce करने के लिए हम water का demineralization करते हैं। The other way out is जो chemical industry का जो waste water होता है उसको waste water treatment plant के through भेजते हैं और कुछ part sewers में भेज देते हैं। अब जो पार्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रीयूज़ होता है उसको हम वापस केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। Then the water and products is just given out from chemical industries. Then the waste steam condensate means जो हमारी steam होती है वो heat up हो जाने के बाद जो condensate prepare होता है उसका हम वापस boiler feed water return में भेज देते हैं। The next is adiabatic cooling towers. जो हमारे कूलिंग वाटर जो स्पेंड करते हैं हम इंडस्ट्रीज़ में उसको वापस कूलिंग टावर्स में भेज के हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। एंड द कूलिंग वाटर फॉर स्टोरेज मीन्स जो रिवर्स, लेक्स, सीज, डैम्स ये सब मेन सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में वाटर बेचते हैं। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू टू दैट पार्ट अगेन। सो नाउ लेट अस डिस्कस द मेथड्स टू ट्रीट फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर को ट्रीट करने के लिए हमें उसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है। तो देर आर मैनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो फर्स्ट वन इज़ हार्डनेस इम्प्योरिटीज़। तो हार्डनेस इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, दे आर कॉल्ड हार्डनेस इम्प्योरिटीज़। देयर आर टू टाइप्स, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं जिसको हम बॉयल करने के बाद रिड्यूस कर सकते हैं। दे फॉर्म प्रेसिपिटेट एंड बट दे ऑल्सो सेटल डाउन इन द कंटेनर, सो दे नीड टू बी रिमूव्ड बाय सम अदर प्रोसेस। सो इस तरह से हम जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। वैसे जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स होते हैं और ये डायरेक्टली हम रिमूव नहीं कर सकते बाय बॉइलिंग प्रोसेस बिकॉज इट इज़ परमानेंट हार्डनेस। सो इसको रिमूव करने के लिए हमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेसेस। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आयन एक्सचेंज प्रोसेसेस एंड ऑल्सो सम रिएक्शंस अबाउट रिमूविंग द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेसेस। अदर वेस्ट इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो गैसेस होते हैं जैसे एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S गैस एंड insoluble matter that cause turbidity, then soluble color components and pathogenic organisms। इन सब को भी रिमूव करना ज़रूरी होता है वाटर को प्योर बनाने के लिए। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मेन मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं लाइम सोडा प्रोसेस के लिए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। So in municipal plants, lime soda process is mainly used, and the other processes that are carried out are filtration using sand filters, chlorination, then it is decolorization and deodorization by activated carbon absorption, ion exchange, zeolite softening by synthetic resins। ये जो zeolite softening और synthetic resins है that's for cationic or anionic exchange that we will discuss in detail। एंड देन बॉयलर फील्ड कंडीशनिंग मीन्स हम जो सोडियम मेटाफॉस्फेट, हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है उसको यूज़ करते हैं फॉर फीड कंडीशनिंग और वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe और Al के साथ और वो जो कॉम्प्लेक्सेस है उसको रिमूव कर देते हैं एंड सो वी ऑब्टेन वाटर इन गुड अमाउंट। देन डी एरिएशन,
डीएरेशन किस लिए यूज़ करते हैं? जिससे कि हमारा जो ऑक्सीजन, कार्बोनिक एसिड और एयर का कंटेंट होता है वो कम हो जाए वाटर में से. So the process is that we use spraying hot water for deaeration process and we add sodium sulfide to it. So now let us discuss the main municipal water conditioning, which is the most important part. So municipal water conditioning में हम 4 process involve करते हैं. The first one is lime soda process, that is used to precipitate calcium, magnesium, also to decolorize and deodorize and remove turbidity agent. फिर हम activated carbon treatment भी use करते हैं. Then we use filtration and also chlorination. A set of above processes that we discussed are applied together for municipal water conditioning. So आगे हम reactions discuss करते हैं कि कौन से reactions हम carry out करते हैं to remove temporary as well as the permanent hardness. तो temporary और carbonate hardness को remove करने के लिए हम following reactions use करते हैं. कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं. देन इट फॉर्म CaCO3 + 2H2O. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट plus CaOH twice gives magnesium carbonate plus CaCO3 plus 2H2O. MgCO3 plus CaOH2 gives MgOH twice plus CaCO3. ये जो 3 रिएक्शंस हैं, इन तीनों रिएक्शंस में ये चीज़ कॉमन है कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो हमारा जो कंटेंट होता है, लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सब को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं. Whereas in permanent hardness we use Na2CO3 or calcium hydroxide, both of them. So for permanent hardness means जो हमारे जो सल्फाइड्स और क्लोराइड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम परमानेंट हार्डनेस यूज़ करते हैं. सो उसके रिएक्शंस है CaCl2 plus Na2CO3 gives CaCO3 plus NaCl. यहाँ पे जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहे हैं. यहाँ पे मीन्स जो कैल्शियम है वो कार्बोनेट के साथ जॉइन हो रहा है और सोडियम क्लोराइड के साथ जॉइन हो रहा है. CaSO4 plus Na2CO3 gives CaCO3 plus Na2SO4. MgCl2 plus COH twice gives MgOH twice plus CaCl2. Next, MgSO4 plus Na2CO3 plus CaOH twice gives MgOH twice plus CaCO3 plus Na2SO4. Then Al2SO4 thrice plus Na2CO3 plus 3H2O gives AlOH thrice, 3CO2 and Na2SO4. These are all important reactions for removing temporary and permanent hardness. These must be remembered. Next, we will discuss the process of treating the water using municipal water using the processes that we discussed about to remove temporary and permanent hardness. यहाँ पे जो हमारा raw water होता है, यहाँ पे जो हम raw water यूज़ करते हैं वो यहाँ से enter किया जाता है and then it is passed through the mixture. वहाँ पे हम उसमें soda ash, alum और lime, these three are the main materials, raw materials that we required for the lime soda process. So these are entered and they are mixed in a mixture here. फिर जो वाटर के साथ वो मिक्स हो जाता है तब हम उसको एक सेटलर क्लैरिफायर में भेजते हैं. सेटलर क्लैरिफायर में ये एक एजिटेटर होता है जो इन सभी कंपोनेंट्स को वापस से मिक्स करता है एंड देन द वाटर इज सेटल्ड ओवर हियर. जो वाटर सेटल हो जाए, यहाँ इम्प्योरिटीज़ है जो भी वो यहाँ पे सेटल हो जाती है एंड द वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ओवर हियर एंड देन इट इज़ सेंट टू द नेक्स्ट प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस में हम CO2 यूज़ करते हैं रिकार्बोनेशन के लिए. तो CO2 कैसे मिलता है कि हम जो फ्यूल होते हैं इंडस्ट्री में उसको एयर के साथ कंबशन करवाते हैं और जो कंबशन के बाद CO2 प्रोड्यूस होता है उसको हम पास करवाते हैं. सो व्हाई डू वी नीड CO2 फॉर रिकार्बोनेशन? जब हम यहाँ पे एलम और लाइम और सोडा ऐश सब मिक्स करते हैं तो वाटर की अल्कलाइनिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है
तो इसकी वजह से उस एल्कलाइनिटी को थोड़ा बहुत रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं रिकार्बोनेशन के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन यहाँ पे जब हम उसको अल्कलिनिटी को रिड्यूस करते हैं तब उसके टेस्ट और ऑर्डर दोनों में फ़र्क आ जाता है। सो टू मेंटेन द टेस्ट और ऑर्डर we basically use activated carbon and then send this water to sand filter। यहाँ पे जब हम सेटलर क्लैरिफायर यूज़ करते हैं तब कुछ ही टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है जो सेटल होती है, जो माइनर इम्प्योरिटीज़ होती है जो हमारे वाटर में वो सेटल नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से हम सैंड फिल्टर के थ्रू उसको पास करते हैं अगेन। और ये जो सैंड फिल्टर होता है वो 0.2 to 0.5 माइक्रोन के अराउंड जो होती है इम्प्योरिटीज़ उनको भी रिमूव कर देता है। एंड देन द वाटर इज़ मोर प्योरीफाइड आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर से पास करने के बाद हम क्लोरीन गैस और कोई केमिकल कंपाउंड में उसको सेंड करते हैं। मीन्स यहाँ पे पहले हम बैक वॉश वाटर डिस्कस करते हैं। बैक वॉश वाटर किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हमारा सैंड फिल्टर होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन हो जाती है जब हम यूज़ करते हैं, तो वापस जो सैंड फिल्टर होता है उसको क्लीन करने के लिए, ताकि हम उसको रीयूज़ कर सके उसी सैंड फिल्टर को, इसलिए हम बैक वॉश वाटर को पास करते हैं सो दैट अ सैंड फिल्टर कैन बी यूज्ड अगेन फॉर द नेक्स्ट बैच ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। सो नेक्स्ट हम जो प्यूरिफाइड वाटर होता है हमारा, उसको हम यहाँ से बेचते हैं क्लोरीन गैस के थ्रू। क्लोरीन गैस क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट और एज केमिकल कंपाउंड। तो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड में हम NaOCl यूज़ करते हैं ज़्यादातर। दैट केमिकल कंपाउंड और क्लोरीन गैस रिमूव्स ऑल द बैक्टीरिया, और जो हमारे डिफरेंट टाइप्स एल्गे या फिर मॉसेस होते हैं या फिर बैक्टीरियाज होते हैं, उन सब को वो रिमूव कर देता है। मीन्स उसका प्रोडक्शन नहीं होने देता वाटर में। एंड सो वी कैन स्टोर दिस वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड इट रिमेन्स प्योरीफाइड एंड देन इट इज़ ट्रीटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस तरह से हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। सो लेट मी ब्रीफ यू इन शॉर्ट अबाउट द होल प्रोसेस। अगेन हम यहाँ से रॉ वाटर पास करते हैं, उसमें इम्पॉर्टेंटली हम सोडा ऐश, एलम और लाइम को मिक्स आउट करते हैं। Then we use a mixture and then we settle it through a settler clarifier, जहाँ पे बिग पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं और जो प्योर वाटर होता है वो हम रिमूव कर देते हैं। Then we use CO2 for recarbonation purpose, इससे हमारी जो alkalinity होती है वो reduce हो जाती है। And then again we put activated carbon so that the taste and odor of the water is replenished again. Then the water is sent through a sand filter to remove the minute particles or minute impurities. Then we use the backwash water to clean the sand filter. The pure water is sent for chlorine gas or chemical compound is added to prevent the growth of algae or mosses. And then our water is purified, stored for a long time or some time, and then it is treated and the treated water is sent for distribution. Hope you got this process. Thanks for watching this video. We'll continue the other part of ion exchange in the next lecture. Stay tuned. Thank you.